हेलो एवरीवन। और कैसे हैं आप? मैं ब्रजेश कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इंस्टीट्यूट गुरुजी। गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर बार एक नई वीडियो आपके लेकर आ रहे हैं, जो एक सीरीज चल रही है हड़प्पा सभ्यता को लेकर। और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए भाग 3, जिसमें आप जानेंगे हड़प्पा सभ्यता के आगे और क्या क्या हुआ। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाके देखिए और समझिए, ताकि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। इसके साथ साथ उम्मीद करता हूं कि आप किसी ना किसी जॉब की तैयारी कर रहे होंगे। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है और आप देखिए और अपनी समझ को बढ़ाइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। और चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सो गाइस, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर है, हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी इसके महत्वपूर्ण धातु और स्थल के बारे में, जहां मैंने बताया था आपको कि आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि कौन सी धातु कहां से मिली है। तो इसकी एक समझ आपके दिमाग में मैंने विकसित करने की कोशिश लास्ट वीडियो में की थी। आज हम इसके आगे चलेंगे। आगे अगर हम बात करते हैं इसकी नगर योजनाएं और संरचना को लेकर। अगर मैं नगर योजना और संरचना की बात करूं तो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यहां पर हड़प्पा संस्कृति की विशेषता इसकी नगर योजना की रूपरेखा थी। यहां ये बात बोली जाती है कि जो हड़प्पा सभ्यता है, अगर उसकी योजना की बात की जाए, उसकी रूपरेखा की बात की जाए, उसकी संरचना की बात की जाए, तो उसकी जो नगर योजना है, उसका जो स्ट्रक्चर है, नगरों को बनाने का तरीका है, वो काफी अनूठा है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि उस समय के जो कारीगर हुआ करते थे वो इतने ज्यादा ज्ञानी थे कि उन्होंने एक ऐसे नगर निर्माण किया जो आज वर्तमान में नगर देखते हो उसकी कहीं ना कहीं झलक हमें हड़प्पा सभ्यता में और मोहनजोदड़ो सभ्यता में देखने को मिलती है। आगे इसमें देखिए आप कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों नगर अपने अपने दुर्ग थे जहां शासक वर्ग लेते थे। मतलब हड़प्पा हो चाहे वो मोहनजोदड़ो हो, इन सबके अपने अपने दुर्ग थे और अपने अपने दुर्ग होने के साथ साथ जहां इनके दुर्ग बने थे उन्हीं दुर्ग में यहाँ के शासक या जो उसको चलाते थे, वहां की व्यवस्था को वो रहा करते थे, या कह सकते हैं कि उनके निवास स्थान जो थे वो दुर्गों में ही थे। इसके साथ साथ यहां पर नगर जाल की तरह बिछे हुए थे। जो नगर थे वो जाल की तरह बिछे हुए थे। गलियां तथा रास्ते एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते थे। एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते थे, यहाँ की गलियां और यहाँ की सड़कें। आप सोचेंगे कि हड़प्पा सभ्यता अगर इतनी विकसित थी, इतना सब कुछ था, तो इन्होंने अपने आप को बचाने का प्रयत्न क्यों नहीं किया होगा? आप सब जानते हैं कि प्रकृति प्रकोप पर किसी का कोई अधिकार नहीं होता और किसी का कोई वश नहीं होता, उसे कोई रोक नहीं सकता। हाँ, अगर इनमें से हड़प्पा वासियों में से शायद कोई अगर होता तो आज हम हड़प्पा में जो लिखी लिपियां हैं उनको हम पढ़ सकते थे और जानकारी इकट्ठी कर सकते थे। खैर, वो और बात है कि हमें उसकी जानकारी नहीं हो पाई अभी तक। इसमें आगे बात करते हैं। जो मैंने बताया आपको कि यहाँ के जो नगर थे वो जाल की तरह बिछे हुए थे। इसके साथ साथ एक दूसरे को, यहाँ के जो रास्ते या मार्ग थे या गलियां थी, एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते थे। गाइस, आगे हम चलते हैं। आगे आज का जो अगला पॉइंट है जो आपका, वो है कृषि के बारे में, एग्रीकल्चर। आप सब जानते हैं कृषि के बारे में, और आप ये भी जानते हैं कि हड़प्पा वासी कृषि भी किया करते थे। हड़प्पा वासी कृषि भी किया करते थे। अगर आप नहीं जानते तो अपने माइंड को बैठाइए कि हड़प्पा वासी कृषि भी किया करते थे। यहां आप ध्यान से समझिएगा कि सिंधु प्रदेश की उर्वरता का विशेष कारण सिंधु नदी से हर साल आने वाली बाढ़ थी। अगर आपने थोड़ी ज्योग्राफी की समझ रखी है अपने अंदर में, आपने पढ़ा होगा तो पता है कि जो नदियां बाढ़ लेकर आती हैं तो अपने बाढ़ के साथ साथ में वो कड़, पत्थर, मिट्टियां उसको लेकर आती हैं और वो जमीनों पर बिछा देती हैं। और जब पानी वापस जाता है तो वो मिट्टियां वहीं रह जाती हैं। और कहा जाता है कि ऐसी जो जगह होती है, वहां की जमीन जो होती है, भूमि होती है, वो काफी उपजाऊ होती है। तो इसमें बताया जाता है कि जो सिंधु प्रदेश था ये उर्वरता का प्रतीक माना जाता था। क्यों माना जाता था? क्योंकि जो सिंधु नदी थी वहां से हर साल बाढ़ आती थी, जिसके कारण वहां की जो पूरी भूमि थी वो काफी उपजाऊ थी। इसके साथ साथ एक एग्जाम्पल है, जैसे मान लो नील नदी। अगर आप जानते होंगे तो आपको पता होगा कि नील नदी जो है विश्व की सबसे बड़ी नदी है, सबसे लंबी नदी है। ये मिस्र का निर्माण इसी नदी ने किया है। जो मिस्र है, जिसे आप इजिप्ट कहते हो,
इसका निर्माण नील नदी ने ही किया है। और उसी प्रकार सिंधु नदी ने भी सिंधु प्रांत का निर्माण किया है। आप सोचिए कि नील नदी या गंगा नदी या सिंधु नदी, जितनी भी नदियां हैं, ये नदियों के आसपास की जो भूमि होती है वो तराई होती है, वहां पानी भरपूर मात्रा में होता है। ऐसे में वहां पर खेती करना सबसे ज्यादा सुगम माना जाता है और उसके साथ साथ कि खेती का उपजाऊपन काफी बेहतर होता है, अच्छी फसल होती है, उत्पादन ज्यादा होता है। आगे बात करते हैं कि हड़प्पाई लोग शायद लकड़ी के हलों का प्रयोग करते थे। सॉरी, यहां कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, बट आप समझ लीजिए, मैं बोल रहा हूं इस बात को। जो हड़प्पाई लोग थे, हड़प्पा के लोग थे, ऐसा माना जाता है कि वो जो हल का प्रयोग करते होंगे खेत जोतने के लिए, वो लकड़ी का हुआ करता होगा। ऐसी मान्यताएं हैं, सब माना जाता है कि वो अवशेष जो मिले हैं उसके आधार पर ऐसा कहा गया। जो जुटे हुए खेत मिले हैं, जैसा मैं लास्ट वीडियो में बताया था आपको, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके उसको जरूर देखिएगा। इसमें आगे बात करते हैं, फसल काटने के लिए पत्थर के हाशियों का प्रयोग किया जाता था उस समय। ऐसा माना जाता है कि हड़प्पाई लोग जब फसलों को काटते होंगे तो वो ईंटों से बने हाशियों का प्रयोग करते होंगे। अगर आपको नहीं पता तो आपने देखा होगा गांव में, कस्बों में, कि इस तरह का हाशिया होता है जो आगे से लोहे का होता है, पीछे लकड़ी का, उसमें एक पकड़ने के लगा रहता है, आप उससे हम काटते हैं। तो उस समय शायद वो पत्थरों वगैरह प्रयोग करते होंगे उसको काटने के लिए। ठीक है, इसके साथ साथ सिंधुवासी, आपके जानने में इच्छा होगी कि सिंधुवासी अगर क्या क्या वस्तुओं का खेती किया करते थे या कौन कौन से अनाज की खेती किया करते थे। तो उसमें जरूरी था गेहूं, जौ, राई, मटर, सरसों, इन सभी जैसे अनाजों का प्रयोग या उनका पैदावार वो किया करते थे। यानी कि अपनी खेती में वो गेहूं, जौ, राई, मटर, तिल, सरसों, इन सब का उत्पादन, इन सब की खेती, इन सब की कृषि वो किया करते थे। एक बात और, सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को ही जाता है। सबसे पहले कपास की पैदावार का श्रेय सिंधु सभ्यता को ही जाता है। और अगर आपको पता है तो आप ये जानते होंगे कि भारत के अंदर में गुजरात एक ऐसी जगह है जहां पर सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन किया जाता है। एक बात और, अगर आप नहीं जानते हैं तो इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, एक बात और, आपको ये मालूम होगा कि हड़प्पा से जुड़े हुए कई स्थल, कई क्षेत्र गुजरात में पाए गए हैं। तो हो सकता है इसी कारण हड़प्पा वासी से जो कपास के उत्पादन का साक्ष्य मिला है वो कहीं ना कहीं गुजरात से जुड़ा हुआ है। यही कह सकते हैं कि गुजरात को हड़प्पा की ये देन है कपास का उत्पादन, ऐसा मान सकते हैं आप। इसके साथ साथ यूनान के लोग कपास को सिंडन कहते थे, क्योंकि उन्होंने उनके हिसाब से सिंधु शब्द या सिंधु नदी के पास में यह उत्पादित होता था, इसीलिए इसका नाम उन्होंने सिंडन रख दिया था। किसका? कपास का। या आपसे पूछ सकते हैं कि हड़प्पा वासी या हड़प्पा सभ्यता के दौरान यूनान के लोग कपास को किस नाम से पुकारा करते थे, तो उसे सिंडन कहा जाता था। इस बात को अपनी कॉपी में नोट जरूर करिए। आगे चलते हैं इसके अंदर। अगर हम आगे बात करें तो इसमें और आगे आता है पशुपालन को लेकर। पशुपालन जिसे कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। सोचिए, एनिमल हस्बेंड्री, इसमें हस्बैंड इंक्लूड किया जा रहा है। सोचिए और समझिए, इसमें बात करते हैं पशुपालन को लेकर। तो जैसा कि आप जानते हो, जब हम कृषि की बात करते हैं, एग्रीकल्चर की बात करते हैं, हम ग्रामीण व्यवस्था की बात करते हैं, ग्रामीण समाज की बात करते हैं, तो सिर्फ कृषि से ग्रामीण समाज का निर्माण नहीं हुआ है, बल्कि उसमें पशुपालन एक बहुत बड़ा योगदान दिए हुए है। सबसे बड़ा योगदान पशुपालन भी है, सबसे बड़ा योगदान कृषि भी है। इसमें बात करते हैं कि कृषि पर निर्भर होते हुए भी हड़प्पाई लोग बहुत सारे पशु पाला करते। इसमें बैल, गाय, भैंस, बकरी, सुअर, ये सभी इसमें शामिल है। यानी कि वो गाय भी पाला करते थे, वो भैंस भी पाला करते थे, वो बैल भी पाला करते थे, वो बकरी पाला करते थे, वो भेड़ पाला करते थे, वो सुअर भी पाला करते थे हड़प्पाई लोग। मतलब कृषि के साथ साथ पशुपालन करना भी उनका एक विशेष कार्य था या विशेष काम था, जो उनके कृषि का एक हिस्सा, एक भाग था। इसके साथ साथ उन्हें कुबड़ वाला स्थान विशेष प्रिय था।
उन्हें कुबड़ वाला सांड, आपने देखा होगा जो सांड होते हैं उनके ऊपर कुबड़ निकलता है, आपने किसानों को देखा जो किसानों के बैल होते हैं उन बैल के ऊपर कुबड़ होता है, इस पे हल को फंसा के वो खेती वगैरह पिछले समय में किया करते थे। आज भी कई ऐसी जगह है जहां पर इससे खेती की जाती है, बस अब तो फैसिलिटी आ गई, ट्रैक्टर आ गया है। इसके साथ साथ कुत्ता और बिल्ली दोनों के पैरों के निशान भी मिले हैं। ऐसा माना जाता है कि हड़प्पावासी लोग कुत्ते को भी पाला करते होंगे या उस समय कुत्ते के भी साक्ष्य होंगे, साथ साथ बिल्ली के भी, क्योंकि उनके पंजे के निशान मिले हैं खुदाई में। तो उससे अनुमान लगाया कि यहाँ के लोग जो बैल, गाय, भैंस, बकरी, सांड, सुअर, इनके साथ साथ शायद वहां कुत्ते और बिल्ली के भी पाले जाने के साक्ष्य हैं, ऐसा अनुमान लगाया गया। इसके साथ साथ इन्हें हाथी का भी ज्ञान था, यानी कि एलिफेंट, इन्हें हाथी का ज्ञान था, यानी कि उस समय तक ये समझ चुके थे हाथी एक बहुत विशालकाय जानवर है, इनको मालूम था। ऐसा पूछ सकते हैं कि हड़प्पा वासियों को किस जानवर का ज्ञान नहीं था। नीचे आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, 4 में से एक हाथी दे देंगे, आपको गैस करना है कि हाथी इसका आंसर अगर आपने पढ़ा है तो आपका आंसर 100% सही जाएगा, और अगर आपको नहीं पढ़ा है तो आप तुक्का मारेंगे, और तुक्का मारना गलत है। अगर पेपर में नेगेटिव मार्किंग है और आप तुक्का मार रहे हैं तो आप फंसेंगे, पास नहीं होंगे, फेल हो जाएंगे। इसलिए तुक्का नहीं मारना चाहिए, समझो, पढ़ो और अपने पेपर को उस अंजाम तक पहुंचाओ जिस अंजाम के लिए आप मेहनत कर रहे हो। बात करते हैं हम यहाँ की शिल्प और तकनीकी ज्ञान के बारे में। अगर मैं शिल्प और तकनीकी ज्ञान की बात करूं तो यहां पर हड़प्पा संस्कृति को कांस्य युगनी बोला जाता है। ये मैंने आपको बिल्कुल शुरुआत की वीडियो में बताया था कि इनको कांसे का ज्ञान था, ये कांस्य युगनी सभ्यता थी। एक बात और अगर आपको नहीं पता था देता हूं आपको मैं, तांबा और टीन इनको मिलाकर जो धातु बनती है वो है कांसा। क्या है? वो है कांसा। यानी कि यहां पे मेंशन कर रखा है मैंने कि तांबे और टीन को अगर आप मिलाओगे तो कांसा बनेगा। इसके साथ साथ ऊनी और सूती कपड़े भी यहां बुने जाते थे, मतलब यहां के लोग ऊनी व सूती कपड़ों का भी प्रयोग किया करते थे। आगे बात करते हैं इसके अंदर, हम इसमें और चलते हैं। इसमें अगला पॉइंट जो है वो नाव बनाने का काम भी किया करते थे। जाहिर सी बात है उनके आसपास नदियां थी, विशालकाय नदियां थी, अगर नदियों को पार करना है या नदियों से कहीं जाना है या व्यापार करना है तो वो नाव का प्रयोग करते होंगे। तो हड़प्पा के लोगों को नाव बनाने का भी ज्ञान था, मतलब वो नावों का निर्माण भी किया करते थे। इसके साथ साथ अगर आगे बात करूं तो ये मृद भांड, थोड़ा मिसप्रिंट टाइपिंग गलत हो गई गाइस, ये है मृद भांड, बनाने में बहुत ज्ञानी थे। मृद मतलब होता है मिट्टी के बर्तन, मतलब वे मिट्टी के बर्तन भी बनाया करते थे। मृद भांड, एक बात ध्यान रखना कि ये मिट्टी के बर्तन जो बनाया करते थे काफी सुंदर होते थे, इस पर विभिन्न प्रकार की चित्रकारी भी किया करते थे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जिस तरह से बर्तन बनाया करते थे वो अपने आप में काफी सुंदर हुआ करते थे। अगर आपने नहीं देखा है इन सब के बारे में तो आप म्यूजियम में जाइए, म्यूजियम में आपको हड़प्पा जुड़े हुए कई अवशेष वहां रखे गए हैं जो आपको उस बात की पूरी जानकारी देंगे। गाइस आगे इसमें जो बात करते हैं वह हड़प्पा सभ्यता के बारे में और बातें हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खोज के बारे में बात है, उल्लेख के बारे में बात है, और इसमें क्या क्या हुआ था इन सब के बारे में बात है। लेकिन गाइस आज मैंने जो आपको वीडियो बताई है, इसमें मैंने बातें बताई आपको वो शिल्प और तकनीक ज्ञान तक की बातें हैं। हड़प्पा सभ्यता के बारे में और जो जुड़े अवशेष हैं ये मैं अगली वीडियो में इस बारे में बात करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को प्लीज लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आपको इस वीडियो में कोई भी कमी लगे तो एक बार जरूर कमेंट में बताइएगा हमको कि यहाँ कहां पर कमी है, मैं उस कमी को ठीक करने की पूरी कोशिश करूंगा। आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है, सो प्लीज गाइस सपोर्ट करिए, अपना सपोर्ट दिखाइए और इस छोटे चैनल को थोड़ा बड़ा करने की कोशिश करिए। गाइस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।